आज मैं फिर कक्षा 9 पाठ 3.3 जामुन का पेड़ लेकर हाजिर हुई हूँ। हमने 2 भाग में पढ़ा है कि एक जामुन का पेड़ जो है व्यापार के लाइन में गिर जाता है, उसमें एक आदमी डूब जाता है दब जाता है। इससे एक विभाग से दूसरे, दूसरे विभाग से तीसरे, ऐसे ही चलती जाती है और आगे बढ़ता जाता है, किंतु उस दबे हुए व्यक्ति को कोई निकालने का प्रयास नहीं करते हैं। इसी प्रकार जब माली खाना खिलाते हैं तो जब व्यक्ति कुछ बोलता है तो शायराना अंदाज में बोलता है, तो सबको लगता है कि वह शायर है और उसके आसपास शायरों का जमावड़ा जमा हो जाता है। जब यह पता चली कि दबा हुआ आदमी एक शायर है तो सेक्रेटरी की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। जब उनको पता चलता है कि जो व्यक्ति दबा हुआ है वह एक शायर है, तो कहते हैं कि इसका सेक्रेटरियल कमेटी से, ना ही एग्रीकल्चर से, किसी से भी इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध यदि है तो केवल कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे शायर को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फैसला करते हैं कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके इनको दबा हुआ है जो व्यक्ति, उनको छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी से सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरी पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। फाइल आगे बढ़ते हुए जाती है और कल्चर डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। वहां का सेक्रेटरी गाड़ी लिया, उसमें बैठा और आकर दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेना शुरू करता है। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे आदमी ने जवाब दिया। इंटरव्यू पूछते हैं कि क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी हाँ में जवाब देता है। क्या उपनाम रखते हो? ओस। ओस, सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका कविता संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? उसने पूछा कि उपनाम क्या लगाते हैं? ओस। फिर जोर से चीखता है कि क्या तुम वही ओस हो जिसकी कविता हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इकरार में सिर हिलाया। दबे हुए शायर जो है इकरार में सर हिला देता है। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। वह पूछते हैं कि क्या तुम हमारे अकादमी के मेंबर हो? तो वह नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। वह कहते हैं कितना बड़ा शायर होकर हमारे अकादमी का मेंबर नहीं हो, यह हमसे कैसी भूल हो गई, गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी नहीं, एक दरख्त के नीचे दबा पड़ा हुआ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। वह कहते हैं कि गुमनामी के अंधेरे में नहीं, मैं एक पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। वह कहता है कि अभी बंदोबस्त करता हूँ और अपने विभाग में रिपोर्ट करता है। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया, यह लो चुनाव पत्र। दूसरे दिन वही सेक्रेटरी वापस आता है और मिठाई खिलाते हुए कहता है कि हमारी सहकारी साहित्य ने तुम्हें मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कहा। उसकी सांस बढ़ी। दबे हुए आदमी ने कहा कि मुझे इस पेड़ से तो पहले निकालो, कराहते हुए वह कहता है। मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और यातना में है। उसकी सांसें जोर से चल रही थी, वो भी बहुत मुश्किल से, और उससे पता चल रहा था कि वह घोर बहुत पीड़ा में है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम यहाँ तक तो कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वह फ़ीसा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। वह कहते हैं कि हमें जितना करना था हमने कर दिया है। यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को बस फ़ीसा ही दे सकते हैं, यदि तुम दरखास्त कर दो तो। मैं अभी जीवित हूँ। शायर रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। वह कहने लगे कि मैं अभी जीवित हूँ और मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। वह कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट तो सिर्फ कल्चर से संबंधित है, इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंटली पत्र लिख दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। शाम को माली आता है और बताता है कि कल पेड़ कट जाएगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का
स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रखना था। उस आदमी का जो स्वास्थ्य है वह जवाब दे रहा था, किंतु वह लड़ते हुए अपने आप को रोके जा रहा था, सवेरे तक जीवित रहना है सोच के। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम पड़ा कि विदेश विभाग से हुक्का आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। दूसरे दिन जब व्यक्ति आरी कुल्हाड़ी लेकर काटना शुरू करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है और बताया जाता है कि विदेश विभाग से हुक्का आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पोर्टोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरियल लैंड में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पोर्टोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। उसको काटने से मना कर दिया गया, क्योंकि पोर्टोनिया राज्य सरकार ने सेक्रेटरी लैंड में लगाया था। यदि उसको काट दिया गया तो संबंध खराब हो सकते हैं। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया। क्लर्क आवाज़ लगा कर कहता है कि यह एक आदमी के जान का सवाल है। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पोर्टोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते हैं। दूसरे क्लर्क को समझाते हुए कहता है कि यह सरकार और हमारे राज्य पोर्टोनिया सरकार जो है हमारे राज्य की सहायता करती है। उनकी मित्रता के लिए एक आदमी की बलिदान नहीं कर सकते। क्या शायर को मर जाना चाहिए? निसंदेह वह कहते हैं शायर जो है उसको मर जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उसके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला लेंगे वही सबको स्वीकार होगा। कहते हैं अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया है, प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ जाएंगे, उसके पास फाइल जाएगा और जो फैसला लेंगे वह सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास गया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। शाम को सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। और इस घटना की जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है वह अपने सर पर ले लिए हैं। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। उससे बताते हुए कहते हैं कि कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है। मगर शायर कहाँ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव थी और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उनके मुंह में जा रही थी। किंतु यह बताते हुए देखा गया कि शायर कहाँ ठंडा हो चुका था। उनकी आंखों की पुतलियां निर्जीव हो चुकी थी और चींटी की लंबी लाइन जो थी उनके मुंह के अंदर जा रही थी। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यह था हमारा पाठ 3.3 जामुन का पेड़। इसके अभ्यास और प्रश्नोत्तरी हम अगले भाग में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पाठ पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।